नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज से हम लोग हिंदी ग्रामर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना दोस्तों, तो साथ साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। दोस्तों आज हम हिंदी ग्रामर में जो स्वर और व्यंजन है ना उनके विभाजन को समझेंगे, साथ ही में दोस्तों अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, अल्पप्रण, महाप्रण, इन सभी को दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। दोस्तों आज जो है ना हम लोग बिल्कुल ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों यहाँ पर हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग हिंदी जो व्याकरण है ना उसमें स्वरों के वर्गीकरण को समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यह निकल कर आता है कि वर्ण कितने होते हैं। तो दोस्तों टोटल जो वर्ण है ना 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। और उसमें से यदि हम दोस्तों यहाँ पर व्यंजनों की बात करें तो 33 व्यंजन रहते हैं। और कितने स्वर रहते हैं दोस्तों? 11 स्वर रहते हैं। और कहीं कहीं पर दोस्तों 13 भी दे दिए जाते हैं। तो 13 और जो 11 का दोस्तों ये मतलब कि किस प्रकार से 13 बोला जाता है या 11 बोला जाता है, तो कितने हैं एग्जैक्ट तौर पर तो हम आपको बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अयोग भाव समेत मिलाकर स्वर कितने होते हैं तो आप लगाएंगे आंसर 13। और यदि अयोग भाव मतलब कि अम और आहा को छोड़कर यदि स्वरों को गिना जाता है ना तो 11 जो है ना वह स्वर होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल में आप 11 को याद रखिए। यदि इस प्रकार से आता है कि अयोग भाव जो मतलब कि वर्ण है ना स्वर हैं उनको तक मिलाकर यदि अपन जोड़ते हैं तो टोटल 13 होते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर 11 रहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों स्वर वह हैं जिनके दोस्तों उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको स्वर कहा जाता है। अब स्वरों के विभाजन को देख लेते हैं। कई प्रकार से दोस्तों स्वरों को विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले मात्रा के आधार पर। किस आधार पर दोस्तों? मात्रा के आधार पर। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पूरा का पूरा जो मतलब ये लाइन है ना दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। कैसे? देखिएगा तो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, रे ऋषि, एड़ी अय्यनक, औ ओखली, औ औरत, अम और आहा, इसको दोस्तों आपको अच्छे से बिल्कुल याद रख लेना है, बिल्कुल सीक्वेंस के अनुसार। तो दोस्तों इसके बाद में आपको क्या करना है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के रहते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर, ठीक है ना, जिसको दोस्तों बोलने में काफ़ी कम टाइम लगता हो। और उसके बाद में दोस्तों दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में जो ह्रस्व स्वर है ना इसका दोगुना टाइम लगता हो। और उसके बाद में दोस्तों है प्लित स्वर, जिसको बोलने में दोस्तों जो दीर्घ स्वर है ना उससे मतलब कि जो ह्रस्व स्वर है उससे 3 गुना समय लगता हो, तो उसको क्या बोला जाता है? प्लित स्वर बोला जाता है। अब दोस्तों ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी लाइन है ना स्वरों की, इसको तो आपने याद कर ही लिया होगा। याद कर लिया ना, बस दोस्तों आपको ह्रस्व स्वर देखना है। सबसे पहले ह्रस्व स्वर में आप आ लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक को छोड़ देंगे, फिर ई को लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आप एक को छोड़ देंगे, फिर ऊ को लेंगे। तो उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये किस में आ जाएगा? ये ह्रस्व स्वर में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब बता देता हूँ। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों, आप पूरी क्लास को देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ना वर्णमाला से विभाजन व्यंजन और स्वरों का, आप आसानी से बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझ जाएंगे। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर, आप इसको याद रख लेना अच्छे से। ह्रस्व स्वर में क्या करना है? एक लेना है, फिर एक छोड़ना है, फिर एक को लेना है, फिर यहाँ पर एक स्वर को छोड़ना है, फिर एक को लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये छोटा, छोटी और छोटा ऊ ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने कौन कौन से ले लिए हैं? छोटा, छोटी और छोटा ऊ। अब इन तीनों को छोड़कर जितने भी बच रहे हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है ना। और वहीं पर दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे एड़ी, अय्यनक, ओखली, औ औरत, ये सभी के सभी ये 7 है ना, ये जो बच रहे हैं वे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत हमने ट्रिक के माध्यम से देखा, और जो बचेंगे वह दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। और प्लित स्वर में कौन से आते हैं? तो दोस्तों आपने इस प्रकार का ये आ देखा है ना, ये जो है ना ये प्लित स्वर के अंतर्गत आता है। आपने कभी कभी मतलब कई बार देखा होगा, कहीं कहीं पर जो राम है ना कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है ना तो प्लित स्वर के अंतर्गत आता है। तो आई होप दोस्तों आप मात्रा के आधार पर आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ गए होंगे। अब आगे देख लेंगे दोस्तों हम यहाँ पर किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। दोस्तों जो हमारी जीभ है ना, अब उसके आधार पर हम देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों ये स्वर है ना उनके वर्गीकरण में सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपको ये लाइन याद रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस के अनुसार। तो अब दोस्तों जीभ के आधार पर हम देखेंगे। अब दोस्तों हमने क्या किया था, उसमें सबसे पहले एक को लिया था ह्रस्व स्वर में, फिर एक को छोड़ा था। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिएगा
दो को छोड़ना है सबसे पहले, छोटा बड़ा को। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर दो को लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ दो को छोड़ना है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसको तो आप मतलब कि अभी हटा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर इनको लेना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दो को छोड़ा, दो को लिया, फिर इन दो को छोड़ा, फिर हमने इन दो को लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों अग्रस्वर में छोटी बड़ी एड़ी और अय्यनक जो है ना इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार से रहते हैं, 3 प्रकार से, अग्रस्वर, मध्य स्वर, फर्स्ट स्वर। हमने अभी अग्रस्वर को देखा। अग्रस्वर में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ट्रिक फिर से बता देता हूँ। एक छोड़ा मतलब दो छोड़े, फिर दो लिए, दो छोड़े, फिर दो को ले लिया। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोगों को क्या देखना है, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में दोस्तों आपको इसको ले लेना है, ठीक है ना, छोटा आ को। आप इसको तो याद रख ही सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो बच रहे हैं वह फर्स्ट स्वर में चले जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये वाला तो हमने ले लिया था अग्रस्वर में और इनको भी अग्रस्वर में ले लिया। अब बचे कौन से, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओखली और औ औरत। ये सभी के सभी दोस्तों किस में आ जाएंगे, ये फर्स्ट स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको इसकी ट्रिक भी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग मुख के आधार पर। तो दोस्तों इसको तो आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मुख के आधार पर देख रहे हैं। मुख के आधार पर जो स्वर रहते हैं ना वह 4 प्रकार से, कौन कौन से, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध संवृत स्वर और कौन सा है, संवृत स्वर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर विव्रत स्वर के अंतर्गत हम किसको ले लेंगे, बड़ा आ को ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अर्ध विव्रत के अंतर्गत क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, ठीक है ना, आई ऐनक आ जाएगा और औ औरत आ जाएगा। तो आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पर हमने विव्रत देखा, तो आप विव्रत में बड़ा आ को याद कर लेना, ठीक है ना। तो आपने बड़ा आ को मान लीजिए याद कर लिया। उसके बाद में दोस्तों विव्रत के बाद अर्ध विव्रत, मतलब विव्रत के बाद अर्ध विव्रत ही आएगा ना। तो अर्ध विव्रत में हमने मतलब विव्रत में बड़ा आ लिया तो इसमें छोटा आ ले लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप अय्यनक और औ औरत को ले लिया, ठीक है ना। आपको इतना अच्छे से याद हो गया होगा। आप 2-3 बार यदि इसको पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम अर्ध संवृत देखेंगे और संवृत देखेंगे। अभी विव्रत और अर्ध विव्रत देखा, अब संवृत और अर्ध संवृत को देखने वाले। अब दोस्तों यहाँ पर अर्ध विव्रत के अंतर्गत अय्यनक और औ औरत आया था। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर अर्ध संवृत में क्या आ जाएगा, उनके छोटे, अय्यनक का छोटा क्या है, एड़ी है, ठीक है ना। अब आप ये मान लीजिए कि अर्ध विव्रत से छोटा क्या है, अर्ध संवृत है। तो अर्ध जो विव्रत है ना, अर्ध विव्रत में जो अय्यनक है ना उसका छोटा एड़ी और औरत का छोटा ओखली आ जाएगा, ठीक है ना। अर्ध विव्रत अर्ध संवृत में ये आ गया तो हो गया होगा। बाकी के जो बच रहे हैं ना तो आप उसमें संवृत में डाल दीजिए, जैसे कि छोटी बड़ी और छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये चारों के चारों दोस्तों संवृत के अंतर्गत आ जाएंगे। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस दोस्तों आप इसको याद रखना है अच्छे से। बाकी दोस्तों आपका विव्रत तो याद हो ही जाएगा। कैसे, तो दोस्तों देखिएगा विव्रत क्या है, मान लीजिए इन चारों में सबसे बड़ा है तो हमने बड़ा आ ले लिया। उसके बाद अर्ध विव्रत, ठीक है, अर्ध विव्रत विव्रत से छोटा है तो हमने छोटा आ ले लिया, अय्यनक ले लिया और औ औरत ले लिया। आप इनको याद जरूर से रखना अर्ध विव्रत को। अब अर्ध विव्रत से छोटा क्या, अर्ध संवृत है। चलो भाई मान लिया अर्ध संवृत छोटा है तो क्या करेंगे भाई, अर्ध विव्रत से छोटे हैं ना उनको लेंगे। यहाँ पर अय्यनक से क्या छोटा है, एड़ी, फिर औ औरत से ओखली, तो यहाँ पर हम अर्ध संवृत में ले लेंगे। बाकी के जो बचेंगे छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, संवृत के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको मुख के आधार पर भी जो स्वर है ना वह समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर होंठों के आधार पर देख रहा है, बिल्कुल ईजी है ये, ठीक है ना। देखिएगा होंठों के आधार पर यहाँ पर अव्रतमुखी और व्रतमुखी 2 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन से, अव्रतमुखी और व्रतमुखी। दोस्तों यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि होंठों के आधार पर जो मतलब कि स्वर है वह कितने प्रकार के रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं। कौन कौन से, अव्रतमुखी स्वर और व्रतमुखी स्वर। अब अव्रतमुखी के अंतर्गत जो नॉर्मल जो मतलब कि स्वर रहते हैं, जैसे कि छोटा, बोल के देखिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, एड़ी, अय्यनक। तो आपको जो आपका मुंह है ना दोस्तों वह एक व्रत के समान नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप छोटा ऊ, आपका मुंह देखिए व्रत के समान हो गया, बोल के देखिए, बड़ा ऊ, औ औरत, ठीक है ना, मतलब कि ओखली, ओ औ। तो आपका जो मुंह है ना, मुख है वह कैसा हो रहा है दोस्तों, व्रत के समान हो रहा है। तो वह जो मुख मतलब कि जब हम जिस भी स्वर का उच्चारण करेंगे और उसमें दोस्तों हमारा मुख जो व्रत के समान बनेगा ना उसको व्रतमुखी कहेंगे। और ये मतलब कि जिसमें नहीं बनेगा वह अव्रतमुखी हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ईजी है दोस्तों। क्यों है, क्योंकि आप अच्छे से बोल के समझ सकते हैं। आप खुद बोलिए, छोटा ऊ, आपका मुंह व्रत के समान हो गया तो ये व्रतमुखी के अंतर्गत आ जाएगा। बड़ा ऊ, औ औरत, औ मतलब ओखली, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मुख है ना वह व्रत के समान हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों व्रत के अंतर्गत आ जाएंगे, व्रतमुखी के अंतर्गत। और अव्रतमुखी में जो बच रहे हैं दोस्तों, जो मतलब जिसमें हमारा जो मुख है ना वह व्रत के समान नहीं होता, जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, एड़ी और अय्यनक, तो ये अव्रतमुखी के अंतर्गत आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं
निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। तो दोस्तों देखिएगा, जो निर्नुनासिक स्वर है ना, उसमें जो नॉर्मल है जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, और यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी दोस्तों निर्नुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोस्तों अब अनुनासिक के अंतर्गत कौन आते हैं? यदि आप छोटा आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे, ठीक है ना, बड़ा आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे, या छोटी ई या बड़ी ई के ऊपर ही चंद्रबिंदी लगा देंगे ना, तो वह अनुनासिक स्वर में आ जाएगा। और यदि नहीं लगाएंगे तो वह निर्नुनासिक स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वाला भी जो है ना विभाजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है ना, उनके वर्गीकरण को देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन तो आपको बिल्कुल याद हो ही गई होगी, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ ये वाली जो लाइन है ना, इसको अच्छे से याद रख लेना। भले ही आप इनको याद ना रखना और इसको याद, रेरेसी को भी याद मत रखना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रेरेसी है ना, इसका काम इसमें होने वाला है। तो इनको आप भले ही याद ना रखें, लेकिन दोस्तों जो बाकी के 11 स्वर है ना, उनके सीक्वेंस को आप अच्छे से याद रखना, तभी आप जो मतलब कि स्वर जो व्यंजन है ना, उनके विभाजन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर कितने अच्छे से मैं आपको बिल्कुल रामबाण एक ट्रिक है उसके माध्यम से आप बता देता हूँ, ठीक है ना, उच्चारण के स्थान के आधार पर। अब हम किस आधार पर देख रहे हैं दोस्तों विभाजन? उच्चारण स्थान के आधार पर। आपने ये लाइन याद कर ली, अब कुछ नहीं करना, आप अपने गले पर हाथ रखिए, ठीक है ना। किस पर हाथ रखिए? गले पर हाथ रखिए। और मैं भी रख लेता हूँ। हमने देखिएगा दोस्तों, गले पे हाथ रखा, कंठ आ गया, ठीक है ना। हमारे गले पे जो कंठ है ना, उस पर हाथ रखिए, कंठ, ठीक है, हमने कंठ पे रखा। तो दोस्तों आपने वो लाइन याद ही की है ऊपर, तो कंठ के अंतर्गत स्टार्टिंग के 2 आ जाएंगे, शुरुआत के 2 आ जाएंगे, छोटा और बड़ा। अब उसके बाद दोस्तों कंठ के बाद क्या आता है? ऊपर दोस्तों यहाँ पर तालु आता है, ठीक है ना। कंठ जो आपने गर्दन पे हाथ रखा है ना, उसके ऊपर ही दोस्तों तालु रहता है, वहाँ पर अब आप हाथ रखिए। अब तालु आ गया। तालु के अंतर्गत दोस्तों छोटा बड़ा हमने कंठ के अंतर्गत फिर 2 ले लीजिए, तालु के अंतर्गत आ गया। उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है? यहाँ पर मूर्धन्य के अंतर्गत रखना है। किसके अंतर्गत रखना है दोस्तों? मूर्धन्य के अंतर्गत रखना है। तो मूर्धन्य दोस्तों यहाँ पर ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मूर्धन्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा? रे ऋषि आ जाएगा। मूर्धन्य रे ऋषि, यह आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये मूर्धन्य और रे ऋषि आसानी से समझ में आ ही रहा है, तो इसको दोस्तों आप याद ही कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मूर्धन्य के बाद दंते आता है। दंते के अंतर्गत कोई भी स्वर यहाँ पर नहीं आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ओष्ठ देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? यहाँ पर हम ओष्ठ देखेंगे। तो ओष्ठ के अंतर्गत दोस्तों उसके बाद हम फिर वही का वही सीक्वेंस लगा लेंगे। ओष्ठ आ गया मतलब हमारे जो ओंठ आ गए, ठीक है ना। वहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कंठ, मतलब कि आप कंठ और जो ओष्ठ, आपके जो कंठ है और जो आपके ओष्ठ है ना, उससे कौन से आते हैं? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर आप इनको छोड़ दीजिएगा, और जो बाद के मतलब आप पीछे आ जाते हैं, अपन पीछे से आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ओखली और अवोरत, इनको आप याद ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओखली और अवोरत कंठ ओष्ठ में आ जाएंगे। उसके बाद अपन कंठ तालु देखें, कंठ और कंठ के ऊपर ही तालु रहता है, तो एड़ी और अय्यनक आ जाएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। देखिएगा दोस्तों, कंठ पे हाथ रखिए, कंठ पे हाथ रखा, स्टार्टिंग के 2 लीजिए, छोटा बड़ा कंठ के अंतर्गत आ गए। उसके बाद तालब ऊपर ही रहता है कंठ के, तालु लिया, छोटी बड़ी आ गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम मूर्धन्य को देख ही सकते हैं, आप इसको याद रख लेना, रे ऋषि आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों दंते आ जाता है, दांत आ जाते हैं अपने, ठीक है। मूर्धन्य के बाद दंते में कौन से आ जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाएंगे। अब क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर मतलब नहीं दोस्तों, दंत में कुछ नहीं आएगा, ओष्ठ के अंतर्गत आएंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिएगा, अब उसके बाद में आपको, ये हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है ना, इसको क्लियर कर लिया है। अब आपको पीछे से, मतलब अब यहाँ पर हम दोस्तों पीछे से इसको करने वाले। अब इसके बाद दोस्तों कंठ और ओष्ठ, हमारा जो कंठ है और ओष्ठ है उसमें कौन से आते हैं? अभी मैंने क्या बोला, अब हम पीछे से इस लाइन में मतलब जो भी है ना उनको ऐड करेंगे, इनको छोड़ के। ओखली और अवोरत या कंठ ओष्ठ के अंतर्गत, और कंठ तालु के अंतर्गत कौन से जाएंगे? एड़ी और अय्यनक आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इस लाइन को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद में दोस्तों आपको इस लाइन को याद रखने के बाद में आपको कंठ तालु मूर्धन्य दंते ओष्ठ, जो कि आपका पूरे के पूरे मुख में है ना, उसको अच्छे से याद रखना है, तो आप आसानी से ये विभाजन समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो स्वर का विभाजन है ना, उसको अच्छी तरह से देख लिया विद ट्रिक के साथ, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको नहीं समझ में आया है ना, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और नोट्स भी जरूर से बनाते जाइए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो मतलब कि दोस्तों मतलब जो व्यंजन है ना, उनके वर्गीकरण को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बताइए व्यंजन होते कितने हैं? तो दोस्तों यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए भाई कि व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं व्यंजन। कितने होते हैं? 33 जो है ना वह व्यंजन होते हैं। उसके बाद में दोस्तों व्यंजन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वह
मतलब कि वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उनको व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। स्वर किसे कहते हैं? जो कोई भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और व्यंजन किसको कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर हम व्यंजन कहते हैं जो स्वर की सहायता के साथ बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आपने ये वाला जो सीक्वेंस है ना, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इसको तो याद कर ही लिया होगा। अभी हमने उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखा था। तो दोस्तों देखिएगा, आप अच्छे से देखना, बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला जो है ना कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इन 5 वर्णों को याद रखना है, ठीक है ना। इन 5 वर्गों को आपको याद रखना है। और उसके बाद में दोस्तों 1 2 3 4 5 इनको याद रखना है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कंठ जो कि हमारे दोस्तों गले में सबसे नीचे है, तो कंठ के अंतर्गत इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये आ जाएंगे कौन कौन से। अभी ये हा वाले येलो कलर वाले आपको बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है ना। आपको कौन से देखना है? का, खा, गा, घा और डा। कंठ के अंतर्गत कौन से जाएंगे? ये 5 के 5 आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद तालु के अंतर्गत कौन से जाएंगे दोस्तों? जो कि कंठ के जस्ट ऊपर रहता है, ये सेकंड वाली लाइन आ जाएगी, चा, छा, जा, झा और डा, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों मूर्धन्य आ जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा आपके जो मतलब तालु है ना उसके ऊपर मूर्धन्य रहता है, टा, ठा, डा, ढा, ना, जे आ जाएंगे किसमें दोस्तों? मूर्धन्य में। उसके बाद आपने दंत पढ़ा होगा, ठीक है ना, दंत को याद किया है, तो दंत में ता, था, दा, धा, ना आ जाएगा, ठीक है। ओष्ठ में क्या जाएगा? पा, फा, वा, भा, मा। आपको कुछ नहीं करना है, का से लेकर माँ तक जो है ना आपको जो व्यंजन है ना लिख लेना है, ठीक है ना। और 5-5 के वर्गों में उनको डिवाइड कर देना है। और इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे किया गया है, फिर आपको स्टार्टिंग के 5 कंठ, फिर तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, जो कि आपके बिल्कुल मुख्य के आधार पर मैं आपको याद कराते जा रहा हूँ विद प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है ना। अब आपने दोस्तों ये वाला जो है ना, ये वाला वर्ग तो आपने याद रख ही लिया होगा, ये इस प्रकार से कि भाई कौन से किस में आता है, ओष्ठ में कौन सा आता है, तालव्य में कौन सा आता है, कर लिया ना। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से तो आपने कर लिया। अब दोस्तों आपको किस प्रकार से करना है यहाँ पर? अब पहला वर्ण अब इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। पहला वर्ण, दूसरा मतलब वर्ग, तीसरा वर्ग, और यहाँ पर दोस्तों चौथा वर्ग, और ये 5वां वर्ग। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से भी इसको याद रखना है। इस प्रकार से तो आपने देख लिया कंठ के अंतर्गत, तालु के अंतर्गत, मूर्धन्य के अंतर्गत, दंत के अंतर्गत और ओष्ठ के अंतर्गत। अब आपको इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है ना, कि भाई पहले वर्ण में कौन कौन से आते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपने याद कर लिया होगा, ठीक है ना। पहले एक में कौन कौन से आ रहा है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा, कारा, चारा, टारा, तापा, कचट, तप, ठीक है ना। तो आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों ये वाली जो है ना, इसको मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मतलब बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अब भाई आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको इस प्रकार से याद भी आपने कर लिया है, ठीक है ना। मतलब कि जो कचट, तप, खा, छा, ठा, था, फ, इस प्रकार से ये कर लिए ना, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिएगा, अब ये जो आपने वर्ण बनाए ना, अब देखिएगा अघोष, सघोष और अल्प्राण, महाप्राण में ये आपके लिए कितने हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ अघोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपने ये पूरा का पूरा याद किया हुआ है ना। तो यहाँ पर 1 और 2, मतलब कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग के 2 लेना है अघोष में, आगे है ना, आ से अघोष, आ से आगे, तो 1 और 2 लेना है। तो 1 और 2 ले लेते हैं, 1 ले लिया और ये 2 ले लिया, ठीक है ना। अब आपने 1 और 2 ले लिया, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। कचट, तप आ जाएगा, खा, छा, ठा, था, फ, ये काय के अंतर्गत आ जाएंगे? अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो बच रहा है ना जितने भी मतलब वर्ग 3 4 5, ठीक है ना, 3 4, यहाँ पर दोस्तों जो 5 बच रहा है ना, इनको आप किसके अंतर्गत लेना है? ये सघोष के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों अब हम अल्पप्राण और महाप्राण को देखेंगे। अब अल्पप्राण महाप्राण में आपको सम और विषम तो पता ही होगा ना, असेंडिंग डिसेंडिंग, कुछ नहीं करना है। अल्पप्राण में आपको पहला लेना है, मतलब अल्पप्राण में विषम लेना है, पहला, तीसरा, 5वां। पहला कौन सा? ये है, मतलब कि ये। दूसरा, तीसरा कौन सा है दोस्तों? ये है। और चौथा कौन सा? ये नहीं लेना, क्योंकि दोस्तों हमको यहाँ पर कौन सा लेना? विषम लेना है। 5वां ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और 5वां आ जाएगा, मतलब कि ये वाला और ये वाला और ये वाला। उसके बाद में दोस्तों महाप्राण में कुछ नहीं करना है, आपको सम लेना है। तो 2 और 4 यहाँ पर सम है, तो ये 2 वाला मतलब कि खप, छठ, थप, और ये वाला खा, छा, डा, ढा, धा और भा, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको आसानी समझ में आ गया होगा। आपको दोस्तों इस प्रकार से तो अलग से याद रखना ही है कि कंठ के अंतर्गत ये मतलब कि 5-5 का से लेके माँ तक लिख लीजिए, और 5-5 में आप मतलब डिवाइड करते जाइएगा। और इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर ये वर्ग याद रखना है, पहला, दूसरा। अघोष में आगे है, पहला, दूसरा आ जाएगा, और बाकी के जो बच रहा है सघोष में चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अल्पप्राण में विषम लेना है, पहला, तीसरा और कौन सा दोस्तों? 5वां। और आपको यहाँ पर दोस्तों महाप्राण में सम लेना है, दूसरा और
चौथा। तो याद हो गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, बा, रा और ला जो है ना, ये अंतस्थ व्यंजन है। और सा, सा, सा और हा, ये किसमें दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब भाई एक बात आती है कि या, बा, रा, ला जो है ना और सा, 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 ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, या, बा, रा, ला ये आते हैं दोस्तों किसके अंतर्गत, हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, अल्प प्राण के अंतर्गत। और यहाँ पर शा, शा, सा मतलब कि ऊष्म व्यंजन आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर हा को छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम यहाँ पर देख लेंगे, अब कुछ नहीं करना है आपको, मल्टीप्लाई त्रियक गुणा तो आता ही होगा। अब महाप्राण का आप कर देंगे अघोष में और यहाँ पर अल्प प्राण का आप कर देंगे सघोष में। मतलब कि या, बा, रा, ला अल्प प्राण में है। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है ना। आप मल्टीप्लाई करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो अल्प प्राण से दोस्तों यहाँ पर सघोष में आ जाएंगे या, बा, रा, ला और शा, शा, सा, हा को छोड़कर यहाँ पर दोस्तों ये सभी के महाप्राण वाले आघोष में आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से आपको याद हो ही गए होंगे। यह अल्पप्राण में या, बा, रा, ला है, महाप्राण में शा, सा, सा है। अब अल्पप्राण में या, बा, रा, ला जो है ना ये आघोष में है, क्योंकि आप यहाँ त्रियक गुणा करेंगे। महाप्राण वाले जो कि ऊष्म व्यंजन है ये यहाँ पर आघोष में आ जाएंगे, त्रियक गुणा किया। अब बात आती है हा। तो दोस्तों हा जो है ना इन दोनों में रहता है, सघोष में भी रहता है और महाप्राण में भी रहता है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो दोस्तों कंप्लीट हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब हमने अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को देख लिया। अब आपको कंठ में ये जो है ना ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्या कंठ के अंतर्गत आते हैं या तालु के अंतर्गत, वह देखना है। तो उसी को अब हम देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ऊष्म व्यंजन को लेना है और सबसे पहले ऊपर से मतलब कि सबसे पहले हा लिखना है। यहाँ पर हा लिख देंगे जो कि कंठ के अंतर्गत आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। सा जो कि तालाब के अंतर्गत आ गया, ये लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों शा ये मूर्धन के अंतर्गत आ गया। और उसके बाद ये जो सरोता वाला सा ये दंत के अंतर्गत आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरे के पूरे उस व्यंजन को उठाना है और सबसे पहले हा को लिखना है और उसके बाद जो स्टार्टिंग का जो सीक्वेंस है ना वैसा का वैसा लिख देना है। और आप समझ जाइएगा, आप समझ ही जाएंगे कि कौन सा कंठ के अंतर्गत आता है, कौन सा तालु के अंतर्गत। अब हम देख लेंगे यहाँ पर ये जो अंतस्थ व्यंजन है ना, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों ने उस व्यंजन को सबसे स्टार्टिंग से करना किया था ना, अब यहाँ पर आपको कंठ को छोड़ देना है। ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन में। और जो भी आपका सीक्वेंस है जैसे कि या, तो या किसके अंतर्गत आ जाएगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है ना। आप जो चार्ट दिख रहा है ना ये पूरा का पूरा दोस्तों, आप इसको अपने माइंड में एक पिक्चर इसकी क्लिक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों या आप कहाँ पर रखेंगे, तालाब के अंतर्गत। रा किस में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मूर्धन्य में आ जाएगा। दंते में क्या आ जाएगा, ला आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो ओष्ठ रहता है ना, बा जो है ना दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप ओष्ठ भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर मतलब राइट आंसर यदि क्वेश्चन आ जाए कि मतलब दंतोष्ठ में क्या आएगा, तो बा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप दोस्तों देख सकते हैं, हमने बिल्कुल यहाँ पर जो है ना अच्छे से कंठ और यहाँ पर अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन इनको सब कुछ समझ लिया है। अब हम यहाँ पर अयोग इनको देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अयोग बाह। ठीक है ना, अयोग बाह के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अम और आह, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। पार्श्विक के अंतर्गत ये वाला आ जाएगा, ला आ जाएगा। लुंठित के अंतर्गत रा आ जाएगा। अब लुंठित में ला है तो ये मत समझना कि लुंठित में ला आ जाएगा। ला जो है ना वह पार्श्विक में रहता है, लुंठित में रा रहता है और उत्क्षिप्त में डा और ढा रहते हैं। ठीक है ना। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेना, आपको कुछ नहीं करना। ये चार्ट दिख रहा है ना आपको, यदि आपने इसको अपने माइंड में अच्छे से क्लिक कर लिया ना, तो आपको ऐसे मतलब कि कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि विभाजन से रिलेटेड आपको ना आए। ठीक है ना दोस्तों, मैंने आपको पूरी कोशिश की है यहाँ पर अच्छे से समझाने की। और दोस्तों हमारा तो उद्देश्य यही है कि आपका जो भी एग्जाम है, टेट एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है या दोस्तों सीटेट एग्जाम्स है, पूरे के पूरे सभी के सभी अच्छे से क्लियर हो जाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर, अच्छे नंबर लेकर दोस्तों आप पास हों, उनमें क्वालिफाई हों और अच्छी से अच्छी आप जॉब ले सकें। तो दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर इसी प्रकार की बेहतर क्लासेस और फ्री क्लासेस बिल्कुल आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और यदि आपको इसका PDF चाहिए ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज्वाइन हो जाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों क्लास कैसी लगी, मैंने आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। ये जो स्लाइड्स हैं ना इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए दोस्तों यदि आपको थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आती है ना, तो आप एक लाइक करके ज़रूर से जाएँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में।